नमस्कार मित्रों, मैं पवन शर्मा आप सबके सामने दोबारा फिर से हाजिर हूँ। हमारी आज की पहली वीडियो हिंदी व्याकरण के लेकर के। आपको पता है जैसा कि इस चैनल पर आपको हिंदी व्याकरण की सभी टॉपिक बिल्कुल निःशुल्क पढ़ाए जाएंगे। तो आज ही हमारी पहली वीडियो है। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। यहाँ पर हिंदी के सभी टॉपिक पढ़ाए जाएंगे। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं, हिंदी की जो शुरुआत होती है हिंदी व्याकरण के अंतर्गत, सबसे पहला टॉपिक जो आज हम पढ़ने वाले हैं वह टॉपिक है आपका वर्ण विचार। वर्ण विचार आज हम हिंदी का पहला टॉपिक आप लोगों के सामने लेकर के आए हैं। वर्ण विचार हम पढ़ने वाले विद्यार्थियों, अपने जितने भी मित्र हैं सब मित्रों को आप इस वीडियो का लिंक शेयर कर दें और वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सभी विद्यार्थियों को इसका लाभ मिल सके। जो विद्यार्थी ऑफलाइन नहीं पढ़ सकते या जो मार्केट से या कोचिंग फीस देकर के अध्ययन नहीं कर पा रहे हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए एक सुनहरा अवसर है कि उनको फ्री में हिंदी व्याकरण पढ़ने को मिल रही है। यहाँ पर इस चैनल के माध्यम से आज हमारी ये पहली क्लास है। तो आज हम पहली क्लास के अंतर्गत हमारा हिंदी का जो पहला टॉपिक है वर्ण विचार, उस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। अधिक से अधिक संख्या में इस वीडियो को शेयर करें। ध्यान रखें, यहाँ पर हिंदी के सभी टॉपिक पढ़ाए जाएंगे और ये जो पहला टॉपिक है वर्ण विचार, इसके बाद में ध्यान रखना जैसे ही हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होगा उसके बाद वर्ण विचार की टेस्ट सीरीज भी आपके सामने रखी जाएगी। ध्यान रखना विद्यार्थियों, अधिक से अधिक संख्या में जुड़े चैनल से, चैनल को लाइक करें और वीडियो को लाइक करें और अत्यधिक संख्या में शेयर करें। चलो अब हम ज्यादा बातें नहीं करेंगे, हमारा पहला टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वर्ण विचार। यहां पर हम बात करते हैं वर्ण विचार, जो हमारा पहला टॉपिक है हिंदी का। इसके अंतर्गत आज हम बात करेंगे वर्णों से संबंधित। वर्णों से संबंधित अगर हम बात करें तो सबसे पहला प्रश्न आपके मन में यह बनता है कि वर्ण होते क्या है या वर्ण कहते किसे हैं। ये एक सिंपल से सामान्य से प्रश्न है कि वर्ण कहते किसे हैं या वर्ण होता क्या है। तो सबसे पहले हम वर्ण विचार पढ़ने से पहले सबसे पहले जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं वर्ण के बारे में कि ये वर्ण होता क्या है और कहते किसे हैं। तो वर्ण के अंतर्गत ध्यान रखना विद्यार्थियों, वर्ण जो होता है वो भाषा की लघुत्तम इकाई है। भाषा की क्या है? लघुत्तम इकाई। ध्यान रखना, वर्ण की जो परिभाषा है वो ये है कि भाषा की लघुत्तम इकाई वर्ण कहलाती है। भाषा की लघुत्तम इकाई क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि भाषा होती है उसका सबसे छोटा टुकड़ा, लघुत्तम इकाई का मतलब क्या होता है? सबसे छोटा टुकड़ा जिसके दोबारा टुकड़े न किए जा सके। लघुत्तम, यहाँ पर तम प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तम का मतलब होता है सबसे छोटा, यानी कि भाषा का वह सबसे छोटा टुकड़ा जिसके दोबारा टुकड़े न किए जा सके क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। अब कुछ विद्यार्थियों के मन में प्रश्न उठ रहा होगा, सर ये भाषा क्या है? भाषा की लघुत्तम इकाई वर्ण होती है, लेकिन बहुत सारे विद्यार्थी भाषा को नहीं जानते कि भाषा कहते किसे हैं। तो यहां पर हम बात करते हैं भाषा के बारे में कि भाषा कहते किसे हैं। भाषा की हम बात करें या भाषा की परिभाषा की हम बात करें तो ध्यान रखना विद्यार्थियों, भाषा के लिए कहा जाता है कि भाव, अभिव्यक्ति का माध्यम। भाव की अभिव्यक्ति का माध्यम जो है वो क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। भाव अभिव्यक्ति का माध्यम भाषा कहलाता है। भावों की अभिव्यक्ति, भाव का मतलब क्या होता है? भाव का मतलब होता है मन के विचार। आप किस तरीके से अपने मन के विचारों को क्या कर रहे हो? अभिव्यक्त कर रहे हो। अभिव्यक्त का मतलब होता है आदान प्रदान करना। अभिव्यक्ति का मतलब क्या होगा?
आदान प्रदान। आदान प्रदान का मतलब मैं अपने विचार आप लोगों के सामने रख रहा हूं। तो मैं जो अपने विचार आप लोगों के सामने रख रहा हूं, उसका जो माध्यम है यानी उसका जो तरीका है विचारों के आदान प्रदान का, वही क्या है, मेरी भाषा है। तो परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी कि भाव अभिव्यक्ति का जो माध्यम है वही क्या कहलाता है, भाषा कहलाता है। ये जो भाषा होती है, इस भाषा के कुछ प्रकार होते हैं, यानी कि हम बात करें भाषा के प्रकार की, भाषा के प्रकार। भाषा के जो प्रकार बात करें तो 3 प्रकार के भाषा के प्रकार बताए गए हैं। सबसे पहला प्रकार होता है बच्चों मौखिक भाषा। दूसरे नंबर पर होता है लिखित भाषा और तीसरे नंबर पर होता है सांकेतिक भाषा। भाषा के 3 प्रकार प्रचलित है, पहला मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा और तीसरा सांकेतिक भाषा। तो भाषा 3 प्रकार से हम अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। यहाँ पर अपन सीधी सी भाषा में ये समझ सकते हैं कि पहला तरीका जो होता है विचारों को व्यक्त करने का, वो होता है मौखिक भाषा। मौखिक का मतलब क्या होता है कि जहां पर आप बोलकर और जब आप अपने विचारों को बोलोगे तो सामने वाला क्या करेगा, सुनेगा। यानी कि बोलकर और सुनकर विचारों को जब व्यक्त किया जाता है तो वो कौन सी भाषा के अंतर्गत आता है, मौखिक भाषा के अंतर्गत आता है। जब बोलकर और सुनकर विचारों को व्यक्त किया जाए तो वो कौन सी भाषा होती है, वो एक मौखिक भाषा होती है। इसी प्रकार जब पढ़कर या लिखकर विचारों को व्यक्त किया जाता है, जब पढ़कर और लिखकर विचारों को व्यक्त किया जाता है तो वो कौन सी भाषा होती है, वो होती है लिखित भाषा। जब पढ़कर और लिखकर विचारों को व्यक्त किया जाए तो वो कौन सी भाषा के अंतर्गत आएगा, वो आएगा लिखित भाषा के अंतर्गत। और तीसरा होता है सांकेतिक भाषा, यानी संकेतों के माध्यम से, इसके माध्यम से संकेत यानी इशारों के माध्यम से, संकेतों के माध्यम से अपने विचारों को क्या करना, व्यक्त करना, वही क्या कहलाती है, भाषा कहलाती है। हम जनरली सांकेतिक भाषा को तो हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे जो विद्यार्थी बोल नहीं पाते, जो सुन नहीं पाते, लेकिन वो व्यक्ति भी अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। किसके माध्यम से, वो संकेतों के माध्यम से करते हैं। और मन के भावों को व्यक्त करने का जो साधन है, भावों या विचारों की अभिव्यक्ति का जो माध्यम है, वही तो क्या है, भाषा है। तो उन्होंने अपने विचार, जो व्यक्ति बोल नहीं सकता, जो व्यक्ति लिख नहीं सकता, जो पढ़ा लिखा नहीं है, वो अपने मन के विचार किस तरीके से व्यक्त करता है, वो संकेतों के माध्यम से व्यक्त करता है। तो इस आधार पर भाषा के कितने प्रकार पढ़े अपन ने, 3 प्रकार पढ़े। पहला कौन सा पढ़ा, मौखिक भाषा, दूसरा यहाँ पर पढ़ा है लिखित भाषा और तीसरा पढ़ा है अपने सांकेतिक भाषा। यहाँ ध्यान रखना, भाषा से कुछ प्रश्न बनते हैं बच्चों। जो भाषा के 3 प्रकार है, इन तीनों प्रकारों से कुछ प्रश्न बनते हैं, वो भी हम आगे देख लेते हैं यहाँ पर किस तरीके के प्रश्न बन सकते हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न की मैं बात करूंगा, ध्यान रखना विद्यार्थियों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अधिकतर एग्जाम में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला ही प्रश्न आपके सामने ये बनता है कि भाषा की लघुत्तम इकाई। अगर आपसे कोई भी ये पूछे कि भाषा की लघुत्तम इकाई क्या है, तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा वर्ण। ध्यान रखना विद्यार्थियों, अधिकतर एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है कि भाषा की लघुत्तम इकाई क्या होती है, तो वो होती है वर्ण। यानी कि भाषा का वह सबसे छोटा टुकड़ा जिसके दोबारा टुकड़े न किए जा सके, क्या कहलाता है, वर्ण कहलाता है। यहां पर सेकंड प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न बनता है कि मौखिक भाषा की लघुत्तम इकाई। अगर एग्जामिनर आपसे प्रश्न पूछ ले कि मौखिक भाषा की लघुत्तम इकाई क्या है, पिछले वाले प्रश्न में तो यह था कि भाषा की लघुत्तम इकाई क्या है, वहां पर न तो मौखिक दिया और न ही लिखित दिया, तो वहां पर तो क्या था, वर्ण था। लेकिन जैसे एग्जामिनर ने प्रश्न पूछ लिया कि मौखिक भाषा की लघुत्तम इकाई क्या है, तो मौखिक के अंतर्गत ध्यान रखना बच्चों, मौखिक के अंतर्गत जो लघुत्तम इकाई होती है वो होती है ध्वनि। मौखिक भाषा की लघुत्तम इकाई
क्या होती है? ध्वनि होती है। मौखिक भाषा की लघुत्तम इकाई क्या होगी? ध्वनि होगी। इसी प्रकार आपसे पूछ सकते हैं कि लिखित भाषा की लघुत्तम इकाई। अब यहां पर आपसे पूछ लिया कि लिखित भाषा की लघुत्तम इकाई बताओ। ध्वनि तो होती है बोलने में, जब हम बोल रहे हैं, कोई भी सेंटेंस बोल रहे हैं, कोई वाक्य बोल रहे हैं, उनका सबसे छोटा टुकड़ा कहलाता है ध्वनि। उसी प्रकार लिखित भाषा यानी लिखना, तो लिखी हुई एक कोई पुस्तक है, उस पुस्तक के अंदर गद्यांश होंगे, पैराग्राफ होंगे, और फिर वो गद्यांश किससे बनता है? वाक्य से बनता है। वाक्य किनसे बनता है? शब्दों से बनता है। तो शब्द किससे बनते हैं? ऐसा कहा जाता है कि लिखित भाषा का जो सबसे छोटा टुकड़ा है वो होता है वर्ण। सबसे छोटा टुकड़ा वर्ण होता है। विद्यार्थी इसको ऐसे समझ लेना, सबसे छोटा होता है वर्ण, और वर्णों का सार्थक समूह ही कहलाता है शब्द। शब्दों का सार्थक विन्यास कहलाता है वाक्य, और वाक्य से क्या बनते हैं? गद्यांश बनते हैं। ध्यान रखना, क्या बनते हैं? गद्यांश यानी कि पैराग्राफ बनते हैं। तो सबसे छोटा टुकड़ा क्या कहलाता है? वर्ण। फिर वर्णों का समूह क्या कहलाता है? शब्द। शब्दों का सार्थक विन्यास क्या बनता है? वाक्य। और बहुत सारे वाक्य मिलकर के क्या बन जाता है? एक पैराग्राफ बन जाता है। यहां तक समझ में आ रहा होगा। आगे हम बात करते हैं कुछ और प्रश्नों की। तो नंबर 4 पर जो प्रश्न बनने वाला है, ध्यान रखना, नंबर 4, एग्जामिनर आपको ऐसे पूछ सकता है कि अर्थ के आधार पर भाषा की लघुत्तम इकाई। अब यहां पर एग्जामिनर ने थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया, आपको शब्द दे दिया अर्थ के आधार पर भाषा की लघुत्तम इकाई। अब वैसे भाषा की लघुत्तम इकाई तो या तो होती है वर्ण, वो होती है लिखित भाषा की, लेकिन एग्जामिनर ने आपसे क्या पूछ लिया कि अर्थ के आधार पर क्या होती है। तो अर्थ के आधार पर से उसका मतलब था कि किसका अर्थ होता है, जिसका अर्थ हो वह सबसे छोटा टुकड़ा। तो इसका जो आंसर रहेगा, याद रखना, वो रहेगा शब्द। अच्छे से समझना, सबसे छोटा टुकड़ा होता है वर्ण। वर्णों का सार्थक समूह क्या बनता है? शब्द। इस चीज को ऐसे समझिए जैसे मैंने लिखा क। अब ये क तो क्या है? एक वर्ण है। क तो क्या है? एक वर्ण है, लेकिन इसका अर्थ नहीं होता। वर्णों का कोई अर्थ नहीं होता बच्चों, वर्णों का कोई भी अर्थ नहीं होता। अर्थ किसका होता है? शब्द का होता है। अर्थ किसका होता है? शब्द का होता है। अनेक, दो या दो से अधिक वर्णों का सार्थक समूह ही क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। तो यहाँ पर अर्थ के आधार पर अगर भाषा की लघुत्तम इकाई आपसे पूछे तो आपका आंसर क्या रहेगा? शब्द रहेगा। कंप्लीट है यहां तक बच्चों। आगे हम बढ़ते हैं। ध्यान रखना, एग्जामिनर आपसे ऑप्शन में शब्द की जगह पद भी दे सकता है। इससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि शब्द को ही क्या कहा जाता है? पद भी कहा जाता है। बहुत सारे एग्जाम के अंदर शब्द की जगह ऑप्शन में क्या दिया गया है? पद दिया गया है। तो यहां पर भी आप इस चीज का विशेष ध्यान रखें कि कभी भी किसी भी शब्द का अगर वाक्य में प्रयोग हो जाता है तो वो क्या बन जाता है? वो पद बन जाता है। वो क्या बन जाता है? पद। किसी भी शब्द का अगर वाक्य में प्रयोग हो जाए, जैसे कि मैंने लिखा राम कोटा जाता है। अब यहां पर आपको पता है ये राम एक शब्द है, कोटा एक शब्द है, लेकिन अगर इनका वाक्य में प्रयोग हो गया तो ये क्या बन चुके हैं? ये एक पद बन चुके हैं। यानी कि राम यहां पर क्या है? एक कर्ता पद है। राम क्या है? कर्ता पद है। कोटा क्या है? एक कर्म पद है। समझ में आ रही है बात? जाना क्या है? ये क्रिया पद है। यानी कि शब्दों को क्या कहा जाता है? पद कहा जाता है। तो आपको ऑप्शन के अनुसार चलना है। अर्थ के आधार पर भाषा की लघुत्तम इकाई आपसे कोई पूछे तो क्या बतानी है? या तो बतानी है शब्द या बताना है पद। अब हम अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न जो भाषा से संबंधित बनने वाला है उस चीज को देखिएगा। अगला प्रश्न है नंबर 5। ध्यान रखना, एग्जामिनर लैंग्वेज से आपको कंफ्यूज कर सकता है।
अगला प्रश्न जो है वो एक प्रश्न ऐसा है, सुनिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। भाषा की सार्थक, या इसी प्रश्न को एग्जामिनर ऐसे पूछ सकता है, भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई। अब एग्जामिनर ने आपसे पूछ लिया सार्थक इकाई। सार्थक इकाई का मतलब भी वही होता है जो ऊपर लिखा हुआ है, यानी कि अर्थ। सार्थक का मतलब होता है जिसका अर्थ निकले। तो अर्थ के आधार पर भाषा की लघुत्तम इकाई क्या थी? लघुत्तम इकाई थी शब्द। तो इसका आंसर भी आपके पास रहेगा शब्द। प्रश्न को अच्छे से समझ ले। भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई यानी कि जिसका अर्थ निकलता हो तो वो क्या आएगी? शब्द आएगी। इसी प्रकार नंबर 6 पर देखें, एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि भाव के आधार पर भाषा की लघुत्तम इकाई। अब इस बार आपसे पूछा है कि भाव के आधार पर, यानी भाव किसमें व्यक्त होते हैं, तो भाव के आधार पर भाषा की जो लघुत्तम इकाई है वो क्या होगी? वाक्य होगी। याद रखना, क्या होगी? वाक्य। ये कुछ प्रश्न है जो भाषा से संबंधित है, लेकिन हर एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। यहाँ से प्रश्न छोटे छोटे से प्रश्न है। दोबारा फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, भाषा की लघुत्तम इकाई पूछे तो क्या बताना है? वर्ण बताना है। मौखिक भाषा की लघुत्तम इकाई आपसे कोई पूछ ले तो क्या बतानी है? ध्वनि बतानी है। इसी प्रकार लिखित भाषा की लघुत्तम इकाई कोई पूछे तो क्या बताना है? वर्ण। अर्थ के आधार पर भाषा की लघुत्तम इकाई पूछे तो क्या बताना है? शब्द या पद बताना है। इसी प्रकार भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई कोई पूछ ले तो क्या बताना है? शब्द बताना है। और भाव के आधार पर भाषा की लघुत्तम इकाई कोई पूछे तो क्या बताना है? वाक्य बताना है। आप जल्दी से इसे नोट कर लें। चलो आगे देखते हैं इन प्रश्नों के बाद में। ये भाषा के कुछ प्रकार से संबंधित कुछ प्रश्न थे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहां पर ही ध्यान रखना, भाषा के प्रकार के बाद में हम बात करें तो भाषा के रूपों से भी प्रश्न आते हैं। भाषा के रूप, एक सामान्य परिचय, हिंदी पढ़ने से पहले, वर्ण विचार पढ़ने से पहले एक सामान्य जानकारी आपको होनी चाहिए वर्णों के बारे में कि वर्ण विचार जो हम पढ़ने वाले वो वर्ण है क्या, और हिंदी विषय जो हम पढ़ना चाह रहे हैं वो हिंदी विषय क्या है। यहां पर बात करते हैं भाषा के रूपों की। तो भाषा के जो रूप है बच्चों, इसमें सबसे पहला रूप जो आता है वो आता है मातृभाषा। पहला जो प्रकार आता है वो आता है मातृभाषा। मातृभाषा का क्या मतलब है? नाम से ही आपको पता लग रहा होगा। मातृ का मतलब होता है मां, यानी कि ऐसी भाषा। भाषा किसे कहते हैं? मैंने आपको बताया कि भाव अभिव्यक्ति का माध्यम, यानी विचारों को व्यक्त करने का माध्यम क्या कहलाता है? भाषा। तो यहाँ पर पहले ही बात कर रहे हैं अपन मातृभाषा की। तो मातृभाषा का याद रखना, मातृभाषा का सीधा सीधा सा अर्थ है मां से, यानी ऐसी भाषा जो किसने सिखाई है? मां ने सिखाई है। यानी कोई भी बच्चे का जब जन्म होता है तो वो बच्चा पहली बार बोलना सीखता है। तो जब बच्चा बोलना सीखता है तो उसको बोलने का जो तरीका सिखाता है वो कौन सिखाता है? या तो माँ सिखाती है या परिवार के लोग सिखाते हैं। यानी कि ये बालक की प्रारंभिक भाषा है बच्चों। पहली बात तो ये याद रखना, कौन सी भाषा है? पहली। को किसी भी बच्चे को सर्वप्रथम बोलना कौन सिखाएगा? या तो माँ सिखाएगी या परिवार के लोग सिखाएंगे। तो जो भाषा किसने सिखाई है? माँ अथवा परिवार के लोगों के द्वारा
जो भाषा सिखाई जाती है उसे हम कौन सी भाषा कहते हैं? मातृभाषा। नंबर 2 पर आती है क्षेत्रीय भाषा। क्षेत्रीय भाषा का क्या मतलब है? क्षेत्रीय भाषा का यह मतलब होता है कि जो आसपास के क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती है, हम जिस क्षेत्र में रहते हैं उस क्षेत्र के लोगों के द्वारा, आसपास के लोगों के द्वारा बोलचाल में जो भाषा का प्रयोग किया जाता है उस भाषा को कहते हैं क्षेत्रीय भाषा। जैसे मैं बूंदी क्षेत्र से हूं, तो बूंदी के आसपास, हमारे आसपास जो भाषा बोली जाती है वो भाषा कौन सी है? वो भाषा है हाड़ौती। हमारे आसपास का क्षेत्र हाड़ौती क्षेत्र है और हाड़ौती क्षेत्र के अंतर्गत जो भाषा बोली जाती है वो भाषा क्या है? हाड़ौती भाषा है। उसी भाषा को हम क्या कहेंगे? क्षेत्रीय भाषा कहेंगे, जो हमारे आसपास के लोग जिस भाषा को बोलते हैं। ये जो भाषा है वो क्षेत्र के परिवर्तन के साथ ही बदलती जाती है। जैसे हमारा हाड़ौती क्षेत्र, हम जयपुर साइड चले जाएं या जैसलमेर साइड चले जाएं या भरतपुर साइड चले जाएं, लैंग्वेज में अंतर मिलेगा आपको, क्योंकि जैसे क्षेत्र का परिवर्तन होगा भाषा में भी क्या आ जाएगा? परिवर्तन आ जाएगा। तो दूसरे नंबर पर कौन सी आती है? क्षेत्रीय भाषा, जो क्षेत्र के अनुसार परिवर्तित होती है। यहां पर तीसरे नंबर पर आती है प्रादेशिक भाषा। प्रादेशिक भाषा की अगर बच्चों बात करें तो प्रादेशिक का मतलब सीधा सीधा सा यहां है। प्रादेशिक का मतलब होता है प्रदेश, यानी जो प्रदेश में बोली जाए, किसी एक प्रदेश के अंदर यानी एक राज्य के अंदर जो भाषा बोली जाती है उस भाषा को क्या कहते हैं? प्रादेशिक भाषा कहते हैं। जैसे हमारा प्रदेश का नाम क्या है? राजस्थान। तो हमारे प्रदेश में जो भाषा बोली जाती है वो कौन सी बोली जाती है? राजस्थानी बोली जाती है। पंजाब में अगर हम चले जाएं तो वहां पर पंजाबी बोलेंगे, हरियाणा में हरियाणी बोलेंगे, बंगाल में बंगाली बोलेंगे। तो पर्टिकुलर किसी एक स्टेट के अंदर, एक राज्य के अंदर जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है या जिस भाषा को अत्यधिक मात्रा में किसी राज्य के अंदर बोला जाए वो भाषा कौन सी कहलाती है? प्रादेशिक भाषा। यहाँ पर जो इंपोर्टेंट है बच्चों, ध्यान रखना, सबसे इंपोर्टेंट नंबर 4 पर आती है आपकी राजभाषा। यहां से भी अधिकतर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। इस चीज को आप अच्छे से समझना। भाषा के रूपों में जो प्रश्न बनता है वो राजभाषा से बनता है। ये राजभाषा होती क्या है या हमारी राजभाषा क्या है, इसके बारे में हम बात करते हैं। राजभाषा के बारे में पहली बात तो ये कि राजभाषा होती क्या है। तो राज का मतलब सीधा सीधा सा होता है शासन। तो राजभाषा का अर्थ होगा शासन की भाषा, यानी कि ऐसी भाषा जो किसने चलाई है? शासन ने चलाई है। शासन का मतलब जिसके अंतर्गत हमारे सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक कार्य, सभी कार्य किसी देश की जिस भाषा में होते हैं उसे हम कौन सी भाषा कहते हैं? यहां पर राजभाषा कहते हैं। तो यहां पर अगर हम बात करें राजभाषा की तो ध्यान रखना, राजभाषा जो शब्द है वो हमारे संविधान में कब आया और कैसे आया, इसका निर्माण कैसे हुआ राजभाषा का, उसके बारे में हम कुछ बातें कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको याद रखना है बच्चों, एक डेट याद रखनी है, 14 सितंबर 1949। 14 सितंबर 1949 के दिन हमारे संविधान के अंतर्गत, हमारा जो संविधान है भारतीय संविधान, उस भारतीय संविधान में ध्यान रखना भाग संख्या 17, भाग संख्या 17, ये प्रश्न सीधे सीधे से पूछे जाते हैं। ध्यान रखना 14 सितंबर, आपको डेट याद रखनी है, 14 सितंबर 1949 के दिन भारतीय संविधान की भाग संख्या 17। इसके अलावा आपसे पूछे अनुसूची संख्या, तो अनुसूची संख्या याद रखनी है 8वीं अनुसूची है। और आपसे अगर कोई अनुच्छेद पूछ ले तो अनुच्छेद नंबर 343 से 351 नंबर का जो अनुच्छेद है इसके अंतर्गत राजभाषा संबंधी प्रावधान है। ध्यान रखना, दोबारा बोल रहा हूं, 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान में भाग संख्या 17 के अंदर अनुसूची संख्या 8 जोड़ी गई और अनुच्छेद नंबर 343 से 351 के अंतर्गत राजभाषा शब्द है कि हिंदी हमारी क्या रहेगी,
राजभाषा रहेगी। ये बात ध्यान रखना। संविधान में कहां पर लिखी हुई है? भाग संख्या 17 पर लिखी हुई है। अनुसूची पूछे तो कौन सी है? 8वीं है। और अनुच्छेद पूछे तो है 343 से 351। यहाँ पर ये साफ साफ लिखा हुआ है कि भारत देश की राजभाषा क्या रहेगी? हिंदी रहेगी। क्या रहेगी? हिंदी रहेगी। इसीलिए ध्यान रखना 14 सितंबर को दिवस मनाया जाता है, हिंदी दिवस। ध्यान रखना विद्यार्थियों, 14 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? हिंदी दिवस मनाया जाता है। यहाँ पर एक प्रश्न आप लोगों के लिए भी है, कमेंट बॉक्स में आप सब बताएंगे कि अंतरराष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। याद रखिएगा विद्यार्थियों, मेरे प्रश्न का जवाब आपको सबको कमेंट बॉक्स में देना है। मैंने आपको बताया हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है, लेकिन मेरा प्रश्न यह है कि अंतरराष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। सभी विद्यार्थी जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, ध्यान रखना, ये प्रश्न आप कमेंट करके बताएंगे कि अंतरराष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो आगे चलते हैं हम। यहाँ पर राजभाषा से संबंधित आपको समझ में आ गया, शासन की भाषा कहलाती है। भाग संख्या 17 है। अनुसूची कौन सी? 8वीं है। और अनुच्छेद 343 से 351। इसलिए ध्यान रखना विद्यार्थियों, संविधान के अंतर्गत हिंदी के लिए जो शब्द काम में आया है वो आया है राजभाषा। तो हिंदी हमारी क्या है? एक राजभाषा है। यानी संविधान के अंदर कौन सा शब्द आया है? राजभाषा शब्द आया है। ये कब आया? याद रखना डेट, 14 सितंबर 1949। भाग संख्या 17। अनुसूची कौन सी? 8वीं। और अनुच्छेद 343 से 351। अब आगे बढ़ते हैं हम। यहां पर नंबर 5 पर बात करते हैं, राष्ट्रभाषा। ये राष्ट्रभाषा क्या होती है? राष्ट्रभाषा ऐसी भाषा को कहते हैं जो किसी देश के अंतर्गत अत्यधिक जनसंख्या के बाहुल्य में बोली जाती है या समझी जाती है। ऐसी भाषा जिसका अत्यधिक मात्रा में वहां के लोग, किसी देश के लोग उस भाषा को समझते हो और बोलते हो, तो उसे उस देश की क्या मानी जाएगी? राष्ट्रभाषा माना जाता है। लेकिन ध्यान रखना, इसके लिए 2 प्रावधान है बच्चों। पहला जो प्रावधान है वो क्या कहता है कि जो कुल जनसंख्या है, किसी देश की कुल जनसंख्या का, किसी देश की कुल जनसंख्या का 75% भाषा समझते हो। पहला नियम इसके लिए बना हुआ है कि अगर किसी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा देना है तो कुल जनसंख्या का 75% लोग उस भाषा को क्या करते हो? समझते हो। इसके अलावा दूसरी बात यह भी है कि कुल जनसंख्या का 66.66% लोग भाषा को बोलते हो। अगर किसी भाषा को किसी देश में राष्ट्रभाषा का दर्जा हमें देना है तो वहां पर 2 प्रावधान है कि उसकी जो कुल जनसंख्या है देश की, उसका 75% भाग उस भाषा को क्या करता हो? समझता हो। और 66.66% भाषा को क्या करते हो? बोलते हो। तो ध्यान रखना विद्यार्थियों, हमारे भारत देश के अंदर ऐसी कोई भाषा नहीं है जो इस नियम के अंतर्गत आती हो कि भारत देश में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। अलग अलग स्टेट में, अलग अलग क्षेत्र के अंदर अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। उत्तरी भारत में हिंदी को अत्यधिक बोलते हैं, तो दक्षिणी भारत में हिंदी का बाहुल्य कम है। इसलिए ध्यान रखना, भारत देश में, ध्यान रखना विद्यार्थी, ये बात अधिकतर विद्यार्थी गलत करके आते हैं। नोट डाल करके यहाँ पर लिख लीजिएगा, भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। भारत देश की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। क्यों नहीं है आपको पता लग गया होगा, क्योंकि राष्ट्रभाषा अगर किसी भाषा को मानना है तो उसके लिए 2 प्रावधान है। एक तो 75% जनसंख्या क्या करने वाली होनी चाहिए? समझने वाली होनी चाहिए। और 66.66% लोग भाषा को बोलने वाले होने चाहिए। इसलिए भारत देश में ऐसी कोई भाषा नहीं है, इसलिए भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। यहां पर ध्यान रखना, भारत की, ध्यान रखना विद्यार्थी, हमने पहले पढ़ा है
हिंदी जो है हमारी, वो हिंदी क्या है, एक राजभाषा है। ध्यान रखना, हिंदी क्या है, राजभाषा है। हम पढ़ चुके हैं, क्योंकि अधिकतर विद्यार्थी हिंदी को राष्ट्रभाषा मानते हैं। तो हिंदी हमारे लिए राष्ट्रभाषा नहीं है, हिंदी हमारी क्या है, एक राजभाषा है। संविधान में इसके लिए कौन सा शब्द है, राजभाषा शब्द है। तो आज हमने ये पढ़ा है भाषा के रूपों के बारे में और भाषा के प्रकार के बारे में। ध्यान रखना विद्यार्थियों, एक सामान्य परिचय था ताकि हम वर्ण विचार तक हम पहुंच सकें, क्या कि वर्ण तक हम पढ़ सकें कि वर्ण होते क्या है। तो वर्ण क्या होते हैं, भाषा की सबसे छोटी इकाई है जो जिसके दोबारा टुकड़े नहीं किए जा सकते, वो क्या कहलाती है, वर्ण कहलाती है। ध्यान रखना। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। अत्यधिक संख्या में वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके अलावा बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको अत्यधिक आने वाली वीडियो आपको मिल सके। इसी के साथ ही धन्यवाद।